Okay, welcome back in thermodynamics classes. And in the last class, हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, जो समझा था, क्वेश्चंस लगाए थे, वो क्या क्वेश्चन थे? वो क्वेश्चन थे कि हमने जो आइडियल गैस पढ़ा है उस आइडियल गैस में उन आइडियल गैस इक्वेशंस को अप्लाई करके किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन हमने देखा था। लास्ट में उसके 3-4 क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से रिलेटेड है। मैंने कहा था इन क्वेश्चन का ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, बट इनका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे जब हम वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। उससे पहले थर्ड के सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है, जिसे थर्ड बी कहा गया, वो भी आइडियल गैस से रिलेटेड है। जरा उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, फिर आगे उसकी बात करेंगे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन आइडियल गैस, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का बी है ये। देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए। वैसे ही क्वेश्चन है कुछ जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया है। मेरे बार बार बोलने का, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चन लगाने से पहले आप चैप्टर को ढंग से पढ़िए, उसको समझिए। पढ़ने और समझने के बाद चैप्टर को अपने आप लगाइए, और जब अपने आप लगाने पे वो चैप्टर समझ में आपको आए, जो क्वेश्चन ना आ रहे हो, फिर इस सॉल्यूशन को देखिए। आपके लिए चीजें देखिए आसान हो जाएंगी। ज्यादातर क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो, यानी लगा सकते हो। अपने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है जब अपने आप क्वेश्चंस लगाएंगे। और इसके एक शॉर्ट नोट्स जरूर लिख लीजिएगा, बिना शॉर्ट नोट्स के आपको आगे प्रॉब्लम होगी। बार बार बोल रहा हूं, जब एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे 45-50 पेज की, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। वो 50 पेज की नोट्स को आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज करोगे। सारे फार्मूले इस खोपड़ी के अंदर भर जाएंगे। जब सारे फार्मूले खोपड़ी के अंदर भर गए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़िए, क्या कहता है। 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द। मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर जो मैटर की 3 स्टेट हैं, हम कैसे डिस्टिंक्ट कर पाते हैं। सिंपल सी बात है। जो मैटर है, जिसे हम मैटर कहते हैं, वो मैटर के 3 फेज होते हैं। और मैटर के 3 फेज कौन कौन से हैं? मैटर के 3 फेज में पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कितने पास है, कितना मोशन है, ये सारी बातें करते हो, ऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं, ठीक है। गैस में थोड़ा सा कम बाउंड होते हैं, सॉरी लिक्विड में। जब गैस में आते हैं तो एकदम फ्री होते हैं। तो मोशन के बेसिस यहां पे इतनी मोशन नहीं करते हैं। यहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप करते हो तो करते हैं, यहां पे तो एकदम नॉन ऑर्गेनाइज्ड मोशन, जैसे एनर्जी देते हो वैसे ही उनमें मोशन बढ़ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, जो डिस्टिंक्ट करते हैं किसके बेसिस पर, विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स बाय द कैरेक्टर ऑफ मोशन। बाय द कैरेक्टर ऑफ मोशन। एटम्स इन मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर पे नहीं, ओरिएंटेशन पे नहीं, कैसे भी ओरिएंटेशन हो सकता है। हम उनके कैरेक्टर ऑफ मोशन पे, कितना मोशन कर सकते हैं, कितना फ्रीली वो घूम सकते हैं, हम इनके बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हैं कि वो सॉलिड होगा, कि लिक्विड होगा, कि वेपर होगा, यानी गैस होगा, ठीक है। इसके बेसिस पर हम बात करते हैं, इसके बेसिस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका डी ऑप्शन जो हो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल विथ इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट। कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट कहने का मतलब है, वो कौन कौन है जिनमें हम गैस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सिंपल सी बात है।
तो जहां आपको स्टीम, वाटर, वेपर, मॉइस्चर ये सब दिख जाए, उनमें कभी भी गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस बात को याद रखना। मतलब इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि स्टीम भरी हुई है, वाटर वेपर भरा हुआ है, नहीं होगा, मॉइस्चर है, नहीं होगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एयर है, यस। यहां पे कहीं भी मॉइस्चर नहीं है, यहां पे कहीं भी एयर नहीं, यहां पे कहीं पे भी वाटर वेपर नहीं की बात कर रहा। अगर वाटर वेपर की बात करता तो फिर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करता, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है। डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, गैस, सो दैट गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, विथ इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो वही गैस जिनको हम आइडियल मान सकते हैं, जो आइडियल गैस का काम कर सकते हैं, हम उन्हीं में यूज कर सकते हैं। और आइडियल गैस को हम मान सकते हैं ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, एयर को। स्टीम को नहीं मान सकते, वाटर वेपर को नहीं मान सकते। स्टीम वगैरह को तब मानेंगे जब वो सुपर हीटेड में जाए, तो लगभग मान सकते हैं। ठीक है, बट वो हम देखना पड़ेगा क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए उनको नहीं मान सकते। इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, which gas obey kinetic theory perfectly? परफेक्टली, जो काइनेटिक थ्योरी को परफेक्टली ओबे करती हो कौन सी गैस है? जो काइनेटिक थ्योरी को परफेक्टली ओबे करती हो कौन सी गैस है? रियल गैस हो नहीं सकती है, यानी परफेक्ट गैस ही होगी। ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्योर गैस की बात नहीं करेगा, नन ऑफ द अबव की बात नहीं करेगा। अभी ऊपर इसी को तो पढ़ते चले आ रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो परफेक्ट गैस होगी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता, ये आपको बार बार बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली ओबे ऑन द परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस की बात करेगा, किसी और की बात नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गैस लॉ लीस्ट वैलिड इन द केस ऑफ। जो गैस लॉ है वो सबसे कम वैलिड किस पे हो सकते हैं? देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है, जो गैस लॉ है, रियल गैस के लिए हमने गैस लॉ को मॉडिफाई किया था, तो वंडर वाल्स गैस बना लिया था। तो लिस्ट वैलिड रियल गैस के लिए तो नहीं हो सकता। अब मोनो एटॉमिक गैस तो कुछ भी हो सकती है। मिक्सचर ऑफ गैस, यानी जहां गैस आ गई, जहां गैसेज आ गई, उनमें लिस्ट, यानी वेपर में तो बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते हो आप। जो वेपर है, वेपर में कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने जो नोट्स है उसमें लिखा भी हुआ है कि जो भी आपकी वेपर है उसमें कभी भी आइडियल गैस अप्लाई नहीं करेंगे। इसीलिए जब वेपर डोम बनाया जाता है, ये वेपर डोम बनाया जाता है, तो यहां पे इस वेपर डोम में लिखा जाता है कि जो भी आइडियल गैस इक्वेशन है, जो भी आइडियल गैस इक्वेशन है, वो गैस लॉ यहां पे कभी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। गैस लॉज नॉट एप्लीकेबल इन दिस रीजन। उसके बाद भी आप गलतियां करते हो, क्यों? क्योंकि यहां वेपर है, और वेपर्स में कभी भी सबसे लिस्ट एप्लीकेबल है, वेपर की बात करेगा, और कहीं भी, यानी वेपर ही हो सकता है। जहां जहां गैस आ गई वहां तो कुछ हो सकता है, वेपर में बिल्कुल अप्लाई नहीं होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आप क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बॉयल्स लॉ, यानी दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर, नहीं, हाई रेंज ऑफ प्रेशर, नहीं, स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर, नहीं, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, यानी बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। मैंने कहा था ना, लो प्रेशर पे काम करता है। बॉयल्स लॉ हो, कोई भी हो, वो लो प्रेशर की बात करता है, यानी लो प्रेशर की बात करेगा, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर की बात करेगा,
हाई रेंज ऑफ प्रेशर की बात नहीं करेगा, हाई रेंज ऑफ प्रेशर की बात नहीं करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बी ही करेक्ट आंसर होगा, बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के लिए है, पढ़िए जरा ध्यान से। क्या कहता है ये क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है ए गैस इन ए कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास इन कंटेनर बी। यानी एक कंटेनर तो ये है भैया, दूसरा कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, ये है कंटेनर ए, ये है कंटेनर बी, इसमें है कोई गैस, इसमें भी है कोई गैस, ठीक है, दोनों में सेम मास है, यानी मास भी फिक्स हो गया, फिक्स्ड मास, ठीक है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम है तो T इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी बी हो गया, यानी T कांस्टेंट हो गया। तो पहली चीज तो T कांस्टेंट निकल गई, दूसरा मास फिक्स्ड हो गया, यानी मास में कोई चेंज नहीं हो रहा। इफ द करेस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, करेस्पॉन्डिंग प्रेशर, यहां का प्रेशर मतलब PA, यहां का वॉल्यूम VA, यहां का प्रेशर PB, यहां का वॉल्यूम VB। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय सफिक्स A and B, then which of the following statement is true? Which of the following statement is true? मतलब ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिख करके और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मतलब नहीं इतने बड़े स्टेटमेंट का। हमें दो ही चीजें मिल गई थी ऊपर, वहीं से सारा कहानी, सारा खेल इसका क्या हो गया, खत्म हो गई। उसके आगे हमें जरूरत ही नहीं थी। क्या खत्म हुआ जरा देखेंगे ध्यान से। यहां पे है TA इज इक्वल टू TB, यानी T कांस्टेंट हो गया, दोनों में मास सेम है, यानी मास सेम हो गया, मास फिक्स हो गया। जब T कांस्टेंट हो गया, मास फिक्स हो गया, तो फिर हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी हम पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विथ फिक्स्ड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये दोनों कंडीशन आपको मिल गई थी दो लाइन में, नीचे पढ़ते चाहे ना पढ़ते, इसका मतलब यह हुआ कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PA VA इज इक्वल टू PB VB, PB VB। अब यहां से देख लीजिए कि भाई ये तो बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है, मतलब ये होगा, देख लो चार सारे ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन से समझ में आ गया, गैस कंटेनर ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मानी टी मतलब टी कांस्टेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टी कांस्टेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टी कांस्टेंट, ठीक है। फॉर सेम मास, फॉर सेम मास मतलब एम कांस्टेंट, बस आगे कुछ नहीं पढ़ना था, आपको पता चल जाता टी कांस्टेंट एम फिक्स, यानी बॉयल्स लॉ सीधे अप्लाई हो गया, यहां पे ये निकल गया, तो ये सीधे से जहां दिख जाए
वो हम आपका करेक्ट आंसर हो गया, उसी को आप अप्लाई कर दीजिए। गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग माय डियर। आज क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, यानी टी कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया। इफ प्रेशर इंक्रीज बाई 1%, परसेंटेज चेंज डिक्रीज इन वैल्यू। 1% कर रहा, तो अगर मान लो 100 है तो 100 और 1% है तो 1 जोड़ दो, यानी 101 हो गया। तो उनका रेशियो निकाल दो, वही चेंज इन वॉल्यूम से आ जाएगा। कुछ करना नहीं है भाई, जो प्रेशर का रेशियो है उसी रेशियो को आप पुट कर दो तो निकल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप पढ़ते हो ना कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट से, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P2 V2। तो अगर P1 बाई P2 निकालोगे, P1 बाई P2 निकालोगे तो V2 बाई V1 आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यहां से। तो V2 बाई पहले प्रेशर कितना था, 100 था, बाद में 1% इंक्रीज हो गया तो 101 हो गया, इतने परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी जहां आपको परसेंटेज दिखे यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ए सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो गैस इक्वेशन है वो आपका V इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, m इज द मास ऑफ द गैस। अब देखिए, फिर से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो, फिर से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है वो, क्यों ऐसा कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। अब इसमें 2-3 इक्वेशन है। एक तो पढ़ते हो कि PV इज इक्वल टू MRT, एक पढ़ते हो PV इज इक्वल टू RT, एक पढ़ते हो PV इज इक्वल टू NRT, पढ़ते हो ना? तो अगर यहां तो अब देखिए PV इज इक्वल टू MRT भी दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू RT भी दिया हुआ है। अब आपको यह सोचना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। उसने ऊपर एक चीज लिखी है, अगर वो आप ध्यान दे लो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ऊपर क्या लिखा है? V इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, M इज द मास ऑफ ए गैस। यानी जो V लिखा है उसने कहा ये जो V है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है भैया, और अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो जो आपका टोटल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, यहां T इज द टोटल वॉल्यूम। पूरे इक्वेशन को M से डिवाइड करो तो P इंटू V डिवाइडेड बाई M, M डिवाइडेड बाई M इंटू RT। यहां से M कैंसिल, यहां पर डिवाइडेड बाई M यानी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसलिए P इंटू स्मॉल v इक्वल टू RT होना चाहिए। अगर उसने स्पेसिफिक बोला, V टोटल वॉल्यूम बोलता तो यह आंसर सही होता। V स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दिया यानी PV इज इक्वल टू RT वाला ही सही आंसर हो सकता है। PV इज इक्वल टू RT वाला ही सही आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने V को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दिया है, इसलिए PV इज इक्वल टू RT इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, अगर उसने गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू आरटी दिया है तो फिर वहां पे जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अगर उसने पीवी इज इक्वल टू एम आरटी दे दिया तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम है, वो पर यूनिट मास की वॉल्यूम नहीं है, पर यूनिट मास की वॉल्यूम नहीं है। और अगर पर यूनिट मास की वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब कि वो लिखा होगा V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर। अगर स्पेसिफिक लिख दिया तो उधर M नहीं आएगा, यानी पर यूनिट मास हो जाएगा, उधर मास नहीं आएगा, इधर स्मॉल v होगा यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्मॉल v होगा यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आया? ये क्लियर हुआ ना क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा है तो वैसा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं है। Which of the following gases has the highest value of characteristic gas constant? Of characteristics gas constant R की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? तो R की वैल्यू सबसे ज्यादा उसी के लिए होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट आप देख लीजिए, आपको वेट अगर आपको पता चल जाए कि क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब उसमें भी O2 आया, और ऑक्सीजन का अपने आप में 16 होता है, तो 16 और इसका कार्बन का 12, वहां से निकालिए कितना आएगा। अब ये आपका कल इसको आप देखिएगा भाई, कार्बन का कितना है +32, जितना भी आए दैट इज इसका हो गया। ऑक्सीजन का अपने आप में O2, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का भी होगा, उसमें भी ऑक्सीजन 2 आ गई है, ठीक है, उसका भी आप निकालिएगा। यानी अकेले भाई इसमें O2 दोनों में हो, तो इसका मतलब इन दोनों से कम तो ऑक्सीजन का ही होगा, तो ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी 32, 16 × 2 यानी 32, और ऑक्सीजन का अगर 16 × 2 यानी 32 हुआ तो इन दोनों से बेटर तो ऑक्सीजन ही होगा। इन दोनों से बेटर कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उन दोनों से बेटर अगर ऑक्सीजन होगा, यानी आपने कैलकुलेट करके देख लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। भाई 32 और 12 44 हो गया, इस ऑक्सीजन का सिर्फ 32 हुआ। और अगर नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन का यानी N2, और देखो 14 × 2, एक नाइट्रोजन का 14 2 28, 14 × 2 यानी 28। अब बताओ सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका आ रहा है? नाइट्रोजन का आ रहा है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका आ रहा है? नाइट्रोजन का आ रहा है। जब सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का आ रहा है, क्यों? अरे भाई जहां डाइऑक्साइड लग गया मतलब O2, ठीक है, बट नाइट्रोजन वाले में नहीं है। नाइट्रोजन का मतलब N2, और एक नाइट्रोजन का मतलब 14, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब 14 × 2 यानी 28। जब 14 × 2 यानी 28, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता है, वहां से यहां पे निकालने की भी जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट आप देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा,
उसका आर की वैल्यू मैक्सिमम होगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा उसके आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आप याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जिसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा, डिवीजन में है, देख रहे हैं आप, जिसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा उसके आर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उसके आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि आपको गैस कांस्टेंट की बात करना है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट जिसका मिनिमम होगा, जिसका मिनिमम होगा उसका गैस कांस्टेंट मैक्सिमम होगा। आर बार की वैल्यू सबके लिए सेम है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यानी आपको मॉलिक्यूलर वेट देखना है बस, और वो आपको पता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv फॉर ए गैस रिप्रेजेंट द डिफरेंस। इंपॉर्टेंट चीज, ये फिर आगे क्वेश्चन है, यहां का क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन कहां का है? ये क्वेश्चन जब हम हीट पढ़ेंगे वहां का है। मैं वहां इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्यों Cp। हमेशा हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, इसको देखेंगे, आप कहोगे कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। मैं आपसे ही प्रूफ कराऊंगा, इसको आप प्रूफ कर दोगे अपने आप। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू लेने वाले ने आपसे बोला कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने बोला सर थर्मोडायनेमिक्स, तो मे बी उसका पहला क्वेश्चन हो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मैथमेटिकल निकाल देना, दैट इज द नॉट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, सीधे मैथमेटिकल बता दो तो वो स्पेसिफिक हीट नहीं है भाई। स्पेसिफिक हीट का मतलब भी किसी हीट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी किसी मटेरियल की, वो स्पेसिफिक हीट है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी कहते हो, और उस डेल्टा टी के साथ कहते हो एम इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 1, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, देन Q इज इक्वल टू सी, Q इज इक्वल टू सी। यानी यूनिट मास के लिए, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हो वही आपकी स्पेसिफिक हीट है। ये मैथमेटिकल है। मतलब आपने उसको हीट दिया, कितना हीट उसने ऑब्जर्व किया, मतलब मटेरियल की या किसी की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी क्या है, कितनी हीट वो ऑब्जर्व कर सकता है, ये बताता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से हम यही मेजर करते हैं। इसीलिए इसके बारे में आगे कहानी बहुत लंबी है, बताऊंगा मैं पूरी कहानी इसकी। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब Cv है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यहां पे, बाकी पूरा डिटेल मैं आगे बताऊंगा। यहां पे जब Cv होता मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, मतलब ये पिस्टन को मैंने फिक्स कर दिया। पिस्टन मूव नहीं करेगा, गैस है, गैस है, यहां गैस भरी है, गैस को हीट दे रहा हूं, एक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देना है, तो ये Cv होगा। दूसरा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट, यहां पे वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा तो Cv हो गया। यहां प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, हीट को प्रोवाइड कराओ, हीट प्रोवाइड कराओ। यहां पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, गैस भरी है, आप इसको हीट देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जैसे ही हीट देंगे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा इसका मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ेगा। हीट भी देंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा पिस्टन को मूव कराने के लिए। मतलब यहां सिर्फ एक चीज है कि टेम्परेचर बढ़ाना है, यहां दो चीजें हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाना है और एक्सटर्नल वर्क भी करना है। इसीलिए इसमें हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसमें हमें
कम हीट देनी पड़ती है सीवी वाले में, इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। आगे डिटेल से बताऊंगा जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, तो मैं डिटेल से इसे बताऊंगा। अभी तो बस यहां पे क्वेश्चन हो जाए, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा सकता था, बट मैंने सोचा पड़ा हुआ है, आपको इधर उधर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहां से क्वेश्चन नहीं हटाया। ये क्वेश्चन वहां का है, यहां का नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी फॉर ए गैस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट, कितना अंतर होगा भाई, 1-1 डिग्री तो दोनों में बढ़ रहा है ना, तो ये तो दोनों में सेम हो गया। अंतर किसका है, एक्सटर्नल वर्क, जितना आपको अलग से काम करना पड़ेगा, जितना आपको अलग से काम करना पड़ेगा उतना ही अंतर उसमें होगा। इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, नो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो, एक्सटर्नल वर्क इज डन, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अपने आप मिल गया ऑप्शन में जो मैंने यहां बताया। इसको मैं फिर से डिटेल से बताऊंगा जब हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, नो, वॉल्यूम इंक्रीज की बात नहीं करता, एक्सटर्नल वर्क की बात करता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जरा देखो। कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, किसी गैस की स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी बराबर हो जाए, कब, एक ही जगह हो सकता है भाई, जब सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म होने का मतलब जीरो हो जाए, यानी मोशन ना हो। मोशन होंगे तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, अगर मोशन होंगे तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि भाई वो कंडीशन ढूंढो जहां पे मोशन ना हो। मोशन कहां नहीं होते, जहां पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वहां पे कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए वहां पे डेड स्टेट होती है, कुछ भी नहीं चलता फिरता है। इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन की बात करेगा, वहां पे सीपीसीवी सेम है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, ट्रिपल पॉइंट नहीं होगा, ऑल टेम्परेचर कभी हो ही नहीं सकता है, यानी तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, which gas among the following has the highest value of adiabatic index। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को, जब आपको मैंने एडियाबैटिक ही नहीं पढ़ाया तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कब, जब अभी हम वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तब, ठीक है। एडियाबैटिक जो इंडेक्स है उसको पढ़ेंगे, हर एक गैस के लिए वो अलग अलग होता है। अब उसके लिए फिर से हम देखेंगे वहां पे कैसे सीपीसीवी से रिलेटेड है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता क्या है और वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर बात करेंगे। तो इसलिए, बट इसका ऑप्शन आप जान लीजिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको सबसे कम दिखाई पड़े, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको सबसे कम दिखाई पड़े, देखिए यहां पे ऑक्सीजन, मेथेन, एथेन कैलकुलेट करूंगा मैं वहां पे, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा, हीलियम, हीलियम He, ठीक है। तो हीलियम इसका करेक्ट आंसर है, हीलियम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए यहां पे हीलियम ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पे जो अभी पीछे था, बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। माया जहां पे आएगा एडियाबैटिक वहां पे बात करेंगे, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक दोनों को रिलेट भी करेंगे, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। अभी मैंने पीछे बताया था कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो सीपी और सीपी बाई सीवी गामा होता है, आगे है दैट इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू
गामा होता है, यही ये एडियाबैटिक इंडेक्स है। इसी को आगे हम लोग बात करेंगे कि ये एडियाबैटिक इंडेक्स है तो कैसे होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसकी बात हम आगे करेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि सीपी हमेशा सीवी से क्या होता है, बड़ा होता है। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है, इसीलिए हमेशा सीपी माइनस सीवी लिखेंगे। और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिट वगैरह लिखा है तो उस पर हम नहीं जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो जहां सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर दिखाई पड़े, पर जूल वो अलग है, उसको हम बात करेंगे हम, क्योंकि क्यू वहां से निकालते हैं पर यूनिट ना, क्यू इज इक्वल टू 1 जूल, तो इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए इसके जब हम ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट इसका पूरा डिटेल सीपी सीवी गामा इन सब का डिटेल आपको वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर में मिलेगा, वहां पे हम लोग इसके पूरे डिटेल की बात करेंगे। बट यहां पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर की वैल्यू इतनी है, गामा की वैल्यू इतनी है, द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी। अब देखो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। अब आर अपान गामा माइनस 1 सीवी की वैल्यू होती है, गामा इंटू आर अपान गामा माइनस 1 सीवी की वैल्यू आर अपान गामा माइनस 1 होती है, सीपी की वैल्यू गामा इंटू आर अपान गामा माइनस 1 होती है। बट ये रिलेशन भी वहीं पे आएंगे, ये रिलेशन भी वहीं पे आएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पे आप इन रिलेशन को अभी छोड़ सकते हो, इन रिलेशन को यूज नहीं करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर आप यहां लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इन रिलेशंस को हम लोग वहीं पे देख लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर आप गामा की वैल्यू निकालोगे, बट इन रिलेशंस के बेसिस पर इस न्यूमेरिकल को हम वहीं पे देख लेंगे जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तब जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, वहां कैलकुलेट कर लेंगे, वहां पे आ भी जाएगा, वहां आपको समझ में भी आएगा, यहां आपको समझ में भी अभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व बना करके वहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा होता है, बट वो गामा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर गैस के लिए आर की वैल्यू इतनी दिया है, होती है, गामा की वैल्यू इतनी दिया है, होती है। सीपी और सीवी की दोनों के बीच में रिलेशन है आर अपान गामा माइनस 1। ठीक है, गामा इंटू आर अपान गामा माइनस 1 वहां से निकालेंगे, बट वो वहां आ जाएगा, वहां मैं दोनों ये क्वेश्चन करा दूंगा, फिर से इस क्वेश्चन को वहां पे डाल के वहां सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन मैंने आपको सीधे बताया है, सीधे फार्मूला है और फार्मूले पर पुट करके सीधे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला है ये। ठीक है, मैंने कहा था जो प्रेशर है उसमें प्लस कुछ जोड़ दो और जो वॉल्यूम है उसमें कुछ माइनस कर दो। ठीक है, आपको ये रिलेशन बताया है, पीछे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन आप देख लो, आपको सीधे इसका आंसर मिल जाएगा। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन जोड़ दो, देख लो, P अपान, देखो यहां पे P अपान ए बाई बी नहीं होता, P अपान ए बाई बी स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम वाले में V माइनस बी होता है, ये दोनों में सेम है, बट यहां V है, यहां V स्क्वायर है, तो B इज द करेक्ट आंसर, इसका B इज द करेक्ट आंसर, इसका B करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर, कहां पे सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर। ठीक है, सेम वॉल्यूम के साथ जब गैसेस की बात करता है तो हम कहां पे रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, डेंसिटी की बात नहीं करते हैं, स्पेसिफिक वेट की बात नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। तो गैस कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हर एक गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करके वो अलग हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 का मॉलिक्यूलर वेट इज द करेक्ट आंसर, मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी सी इसका ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 टू गैसेस X and Y having same temperature, same pressure and the same volume are mixed if the mixture has the volume V and temperature T
देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। फिर से मिक्सचर वाला क्वेश्चन यानी डेल्टन वाला है, इसको भी हम आगे थोड़ा और डिटेल से देखेंगे, बट यहां पे याद रखिएगा आप सिंपल सा लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि सबको मिक्स किया है। तो उसने पूछा है कि अगर मिक्सचर का वॉल्यूम भाई डेल्टन लॉ है, दो गैसेज है एक्स और वाई है, तो डेल्टन लॉ कहता है P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2, यही तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यही कह रहा है इफ द मिक्सचर हैज वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू P है, P2 की वैल्यू P है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2P, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2P। तो आंसर B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ। आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस यूज्ड फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस इज नोन एज। देखिए मैंने अभी सीपी और सीवी बताया था, जब सीपी और सीवी बताया था तो मैंने कहा ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो टेम्परेचर दोगे तो इसमें हीट एनर्जी यानी ट्रांसफर कर रहे हो, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट है, तो इसकी मॉलिक्यूल्स ज्यादा मोशन करेंगे, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। पिस्टन जब मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट टेम्परेचर भी बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको हीट देते हो तो कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अगर उसके अंदर हीट है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। फिर जब आपको हीट मिलती है तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, तो एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगा, एक्सटर्नल वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी नो, इंटरनल एनर्जी की बात करेगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसको और डिटेल से मैंने कहा ना, ये पूरा थोड़ा सा रिलेटेड है पीछे से आगे से, तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो वहां देखेंगे इसको फिर से, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब याद रखिएगा, 0 केल्विन और उसमें ट्रिपल पॉइंट वाला जोड़ के निकालना पड़ता है, इसलिए ए टेम्परेचर ऑफ -273.16, ठीक है, माइनस, क्योंकि 0 केल्विन और उसको नीचे लाओगे तो वो -1 करोगे, तो इसलिए वही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम, कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम ओके, कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड बाय, उसमें 0 केल्विन या तो 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के साथ, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, रिड्यूस टू जीरो। तो देख लीजिए, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट की बात नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू जीरो की बात करेगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस टू जीरो उसी की बात करेगा, किसी और की बात नहीं कर सकता, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा।
वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस टू जीरो, नो। प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूस टू जीरो, नो। जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचेंगे, जैसे ही आप एब्सोल्यूट जीरो पे गए और अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचे तो वहां पे क्या होगा? एट एब्सोल्यूट जीरो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज अटेन टू जीरो, और व्हेन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटेन टू जीरो, then the kinetic energy of the molecules must be zero. Then the kinetic energy of the molecules must be zero. Kinetic energy of the molecules must be zero. ठीक है? Kinetic energy of the molecules must be zero. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर का मोशन नहीं होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होगा। ठीक है।